प्रदेश में सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर बीड़ा उठाया हुआ है और वह तन मन धन से इस मुहिम को एक अभियान के रूप में लेकर चल रहे हैं, जिसके तहत सूबे की भाजपा सरकार का एक ही उद्देश्य है, वसुधैव कुटुंबकम। उसी नारे की एक झलक उस समय देखने को मिली जब उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बुद्धि विहार में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर समाज के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व बौद्ध वर्ग के लगभग 2754 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। इस अवसर पर उस समय समा और भी हसीन हो गया जब एक मंडप में एक तरफ फेरे हो रहे थे तो दूसरी तरफ निगाह पड़ा जा रहा था। इस हसीन पल का जो भी गवाह बना उसके मन में एक अलग ही खुशी देखने को मिली। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मुरादाबाद के विकास हेतु 173.10 करोड़ रुपए लागत की 48 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। जबकि मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना प्राप्त होते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था, जिसके लिए उन्होंने अपनी तैयारियों को 2 दिन पहले से ही शुरू कर दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी के साथ पूरी व्यवस्थाओं को बनाया। इस व्यवस्था को सफल बनाने में आईजी रमेश शर्मा, एसएसपी प्रभाकर चौधरी व जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह रहे। इस अवसर पर श्रम सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, राज्य मंत्री बलदेव सिंह, उपाध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग आयोग गोपाल अंजान, नगर विधायक रितेश गुप्ता, काट विधायक राजेश कुमार चुन्नू, एमएलसी जयपाल सिंह व्यस्त, एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो, महापौर विनोद अग्रवाल, बदायूं सांसद सतपाल सैनी, मोहित बेनीवाल, संगीता चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान, महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा सहित भारी संख्या में भाजपा के नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत की नई तस्वीर और हमारे वैज्ञानिकों की प्रतिभा आज दुनिया भी उसको स्वीकार कर रही है। लेकिन कोरोना के दौरान जो सख्त फैसले लिए गए उसका परिणाम था कि आज देश सुरक्षित स्थिति में है। लेकिन लॉकडाउन 25 मार्च को प्रारंभ हुआ। अचानक मजदूरों के सामने काम का अभाव हो गया। उन्होंने पलायन प्रारंभ कर दिया। कहां जाना, उसके पास काम नहीं था। बहुत सारी जगहों पर ऐसे हुआ कि वहां की राज्य सरकारों ने उनके बिजली पानी के कनेक्शन काट दिए, राशन की दुकान से राशन देना बंद कर दिया। उनके सामने पलायन के सिवाय कोई चारा नहीं था। और उस समय राज्य सरकार ने मिलकर के जो अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया तो श्रम विभाग सबसे पहले आया था। उन्होंने कहा जितने भी निर्माण श्रमिक होंगे उनको भरण पोषण भत्ता देने का कार्य हम लोग करेंगे। और उस समय हम लोगों ने निर्माण श्रमिक हो या फिर पटरी व्यवसायी, जितने भी ठेला कुंचा रेडी लगाने वाले थे, जितने प्रवासी श्रमिक आए थे, ऐसे 54 लाख श्रमिक परिवारों को हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता देने का काम किया था। और ये कार्य इसलिए देने में सफल हो गए थे क्योंकि विभाग पूरी मजबूती के साथ इन निर्माण श्रमिकों के कारण मजबूत स्थिति में कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई साहब सुनना पड़ेगा। कोरोना कालखंड पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने के बाद जब हमें अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना था, मैंने देखा हमारे श्रमिक भाइयों ने फिर से मेहनत और अपना पुरुषार्थ दिखाना प्रारंभ किया। और उसका परिणाम है कि हम लोग फिर से, कोरोना अभी पूरी तरह भले ही समाप्त नहीं हुआ, हम कोरोना को पूरी तरह नियंत्रित भी किए हैं, लेकिन कोरोना को नियंत्रित करने के साथ ही हम लोग इस बात को भी सुनिश्चित कर लिए हैं कि हम लोग फिर से जनजीवन को सामान्य करके किसी भी व्यक्ति को बेरोजगार और भूखों नहीं सोने देंगे। उस कालखंड में भी कोई भूखा नहीं सोया था, लेकिन आगे भी हम लोग किसी को भूखों नहीं सोने देंगे। हर हाथ को काम भी देंगे, हर खेत को पानी भी देंगे, लेकिन हर पेड़ को भरपूर भोजन देने का काम भी करेंगे। और ये सरकार ने भी किया था। और प्रत्येक समाज के नागरिकों ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, कोरोना वॉरियर्स ने, इन सब ने उस दिशा में प्रयास किया। उसका परिणाम हम सबके सामने आया। स्वामी प्रसाद जी अभी आपके सामने श्रम विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार की निर्माण श्रमिकों के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की
के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमारे निर्माण श्रमिकों के सामने एक समस्या होती है। आज वो मुरादाबाद में काम कर रहा है, अगले महीने वह अलीगढ़ चला जाता है, इसके बाद में वहां का कार्य संपन्न करके फिर वो आगरा चला जाता है, फिर फिरोजाबाद चला जाता है, फिर मथुरा चला जाता है, जीवन भर घूमता रहता है। उसके जीवन भर के अपने भ्रमण से भले ही वह राष्ट्र का निर्माण तो करता है, लेकिन राष्ट्र के निर्माण के साथ अपने परिवार को बना नहीं पाता। लेकिन जो राष्ट्र का निर्माण करेगा उसके निर्माण की जिम्मेदारी सरकार की होती है और सरकार उसके सामने प्रयास कर रही है। हम लोगों ने तय किया है प्रदेश के अंदर 18 कमिश्नरी में हम लोग 18 अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। यानी अब श्रमिक का बेटा भी, श्रमिक की बेटी भी सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर अत्याधुनिक शिक्षा अर्जित करेगी और इसके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, जहां पे उनके बच्चों को लाएंगे, उनके रहने की फ्री व्यवस्था, खाने की फ्री व्यवस्था, पढ़ाई की फ्री व्यवस्था, उसको पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाएंगे और उसकी ऊर्जा और उसकी प्रतिभा का लाभ फिर समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण में लगाने का कार्य भी करेंगे। प्रतिभा किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी क्षेत्र, किसी भाषा तक सीमित नहीं होती है। प्रतिभा तो हर एक जगह मौजूद है और उस प्रतिभा का लाभ लेने के लिए अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश के अंदर प्रारंभ होने जा रहे हैं। ये अटल आवासीय विद्यालय श्रमिकों के बच्चों को, अनाथ बच्चों को एक नया जीवन देने के लिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा की गई पहल का परिणाम है। और बहुत शीघ्र श्रमिकों के बच्चे खाना बदोश की तरह जगह जगह घूमेंगे नहीं, बल्कि अटल आवासीय विद्यालय में भले ही माँ बाप कहीं भी अपना काम धाम करें, लेकिन बच्चे एक जगह सुरक्षित रहेंगे और साल में जब उनकी मर्जी आएगी तब वे वहां जाकर के देख पाएंगे, वहां उनकी रहने की व्यवस्था रहेगी। लेकिन उन बच्चों के रहने की, खाने की, आधुनिक शिक्षा की और सभी प्रकार की सुविधाओं का खर्चा सरकार उठाएगी। सरकार में हर प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करेगी। कोरोना ने भाइयों को बहुत कुछ हमें सबक दिया। एक सबक था प्रवासी और निवासी श्रमिकों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के लिए सरकार इस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास कर रही है। अब किसी श्रमिक को आने वाले समय में भटकना नहीं पड़ेगा, उसको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और अगर कोरोना जैसी महामारी ने कभी दुर्भाग्य से दस्तक देने का प्रयास किया तो भी हमारा किसान भाई और हमारा श्रमिक भाई कहीं भी हताश नहीं होगा, निराश नहीं होगा, क्योंकि सरकार इस प्रकार की योजनाएं उनके लिए बना देगी जो हर प्रकार से संबल प्रदान करेगी, उसकी सुरक्षा का एक नया माहौल देगी, सुरक्षा का एक नया चक्र उसे प्रदान करेगी। और सुरक्षा चक्र के साथ आप सबको जोड़ने के लिए ही आज सरकार पूरी मजबूती के साथ आपके साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब सत्ता की बात पर संभाली, उससे पहले देश के अंदर किस प्रकार का विश्वास, अविश्वास की स्थिति थी, अराजकता थी। लोगों में जनता का आम जनमानस में सरकार की छवि एकदम खलनायक जैसी बनी हुई। लेकिन पहली बार सरकार के एजेंडे में गांव का है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, मजदूर हैं, ये सभी सरकार के एजेंडे के हिस्से 2014 में बने जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात की घोषणा की। और उस प्रकार की घोषणाओं के साथ साथ उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना प्रारंभ किया। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट में हर महिला लाभार्थी के खाते में प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे धनराशि भेजी जा रही है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्य करने वाले जितने भी
पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे साइड जाओ, बहुत साइड ठीक है, बैठ जा रहा हूँ। दिव्यांगजन पेंशन हो, कुष्ठावस्था पेंशन हो, इनकी राशि सीधे उनके अकाउंट में भेजी जा रही थी। और यही नहीं, 12 करोड़ किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सीधे उनके अकाउंट में भेजा जा रहा है। अगर जनधन अकाउंट नहीं होता क्या ये पैसा सीधे उनके खाते में पहुंच पाता? ज्ञापन के रूप में क्या लेखपाल और राजस्व कर्मियों के माध्यम से हम इतनी बड़ी योजना को समय सीमा के अंदर पूरा कर पाते? नहीं, ये मैं लेखपाल राजस्व कर्मी मैं पहुंचा दूंगा। होम डिलीवरी कर रहे थे, एक घर पर खाद्यान्न पहुंचाने में लगे थे, वे काम कर रहे थे। एक साथ इतना बड़ा आपदा प्रबंधन का कार्य संभव नहीं था, लेकिन तकनीक ने इसे आसान बनाया। और इस तकनीक पर एक कॉमन मैन की पहुंच को बनाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने देश को कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए पहले एक विजन दिया और उस विजन का परिणाम था कि देश आज कोरोना जैसी महामारी को पूरी तरह परास्त करने की स्थिति में पहुंच चुका है। भाइयों बहनों, मुझे यही बात आपके सामने आप सबके सामने कहनी थी कि सामूहिकता की ताकत एक सकारात्मक ताकत है। अगर सरकार के मन में किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में, एक कॉमन मैन के बारे में भाव नहीं होता, क्या ये सामूहिक व्यवहार का आयोजन हो पाता? अगर किसानों के मन में चिंता नहीं होती तो क्या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना मिल पाते? अगर किसानों के बारे में सरकार की चिंता नहीं थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हो पाती? कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू हो पाती? या किसानों का कर्ज माफ हो पाता? ये शासन की मंशा का हिस्सा था। अन्नदाता किसानों की जीवन में खुशहाली देश की खुशहाली का आधार बनेगा। एक तरफ सरकार ईमानदारी के साथ उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती है, ईमानदारी के साथ उनके योजना बनाकर के उसको क्रियान्वित कर रही है। हमारा सांसद, हमारा विधायक, हमारे मंत्री आपकी एप्लीकेशन गांव-गांव में जाकर के योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। क्या चाह रहे हैं? एप्लीकेशन तो पहुंचाना चाह रहे हैं? कुछ ऐसे भी लोग हैं एप्लीकेशन पहुंचाना चाह रहे हैं ना? हाँ, तो जो ये किसानों का, मजदूरों का हित नहीं होने देना चाहते। मुख्यमंत्री जी के ओएसडी जो आए हैं उनको दे दूंगा। वे कुछ न कुछ आप लोग बैठिए। एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास करते हैं। उनको बुरा लगता है जब किसान की फसल का दाम किसान के खाते में जाता है, तो स्वाभाविक रूप से बीच की जो दलाली है वो बंद हो जाएगी। तो जो दलाल है उनको परेशानी होने लगती है। अरे इधर आओ। ये कैसे हो गया? क्योंकि कुछ लोगों का तो यही कार्य रहा है। स्वर्गीय राजीव गांधी वैसे ही नहीं बोलते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं, 15 ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये 85 रुपया कहां जाता था? जिन दलालों के खाते में जो दलाल इस 75-85 रुपए को हड़प कर जाते थे, वही लोग आज परेशान हैं, वही लोग नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, वही लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान कर रहे हैं, और वही लोग हैं जो लगातार समाज में अव्यवस्था, अराजकता का माहौल पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान होना होगा जिनके एजेंडे में कभी किसान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी मजदूर नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी नौजवान नहीं था, जिनके एजेंडे में कभी महिलाएं नहीं थी, जिन्होंने केवल वोट बैंक बना करके इन्हें अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए वोट बैंक बना करके सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं मात्र बनाया था, वही लोग आज गुमराह करके और तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज मैं कह सकता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके के लिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कन्या के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए 15,000 रुपए की एक
दे रही है, और जब वह शादी विवाह के योग्य होती है, श्रमिक परिवार से है, तो श्रम विभाग के द्वारा 65,000 रुपए एक बालिका की शादी के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगर वे सामान्य परिवार के हैं तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 51,000 रुपए की राशि भी राज्य सरकार भी उस समाज कल्याण विभाग के द्वारा 20,000 रुपए की अतिरिक्त राशि शादी विवाह के लिए कराई जाती है। ये सभी इसलिए जिससे कहीं भी कोई भी बेटी शादी के पैसे के अभाव में शादी से वंचित न रहने पाए, शादी से वंचित न रहने पाए। हमें याद है जब उत्तर प्रदेश का हमारा कैबिनेट होने जा रहा था और उस समय बात सामने आई थी कि सामूहिक विवाह की योजना क्यों, लोग मुझसे इस बारे में प्रश्न पूछते थे और मैंने इसी बात को कहा। मैंने कहा देखिए, गरीब कन्याओं की शादी के लिए बिना किसी जातीय बंधन के, कोई जाति नहीं, कोई मत नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, बेटी सबकी होती है और उस बेटी के प्रति सम्मान का भाव रखने के लिए हम लोगों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना चलानी चाहिए। उस समय समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, बसपा के लोग, अन्य राजनीतिक दलों के लोग हंसते थे, कहते थे इससे क्या होने वाला, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत पिछले 2-3 वर्ष के अंदर हम लोगों ने लगभग 1.25 लाख से अधिक कन्याओं की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंदर संपन्न की है। आप सोचिए, ये 1.25 लाख से अधिक कन्याएं जिनका विवाह मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होता था, आखिर ये किसी की बेटी तो है। मुझे याद है एक बार की घटना, मेरे पास एक महिला, मैं कार्यालय सांसद के रूप में अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठता था, जनता से मिलता था, और एक महिला आई, वो महिला बहुत देर से खड़ी। मैं जब जनता से मिल गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बहन क्यों खड़ी, क्यों आप अपनी बात नहीं कहती? तो उसने कहा मेरे सामने, उसने कहा कि मुझे धर्मशाला में एक कमरा मिल पाएगा। तो मैंने पूछा, मैंने कहा धर्मशाला में कमरे से आप क्या करेंगे? कहा कि लड़की की शादी करनी है। तो मैंने कहा एक कमरे में लड़की की शादी होती है क्या? 3 लोग में आ गए। तो फिर उसने कहा कि मेहमान आएंगे। मैंने कहा कितने मेहमान आएंगे? हेलो, उसने कहा 10-12। मैं भौचक था, मैंने कहा भोजन में क्या चाहिए? उसने कहा दाल चावल मिल जाए। तो मैं समझ गया कि ये किसी कमजोर मजदूर परिवार की महिला है, पैसा नहीं है, लड़की की शादी करना चाहती है, शादी तय कर चुकी है। तो हम लोगों ने शादी विवाह को बहुत अच्छे ढंग से संपन्न करवाया। उस समय उस पूरे कार्यक्रम में मुश्किल से 25,000 रुपए खर्च हुए थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने सबसे पहले ये व्यवस्था बनाई कि 35,000 रुपए एक कन्या की शादी के लिए राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह के रूप में करने पर उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद जब इसकी डिमांड बढ़ी तो हमने इस राशि को 51,000 किया है। और आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हमारे जनप्रतिनिधियों की लोकप्रिय योजना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सोचते होंगे, सरदार पटेल से बोला तो सोचते होंगे कि अगर सामूहिक विवाह में उनकी शादी होती तो दहेज हो सकता है उनको और मिल गया होता, लेकिन ये एक बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छी योजना है। बिना किसी दहेज के और बिना किसी वाद विवाद के सभी लोग